और आप उस पे एक फोर्स F लगाते हो, उसका मास है m, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा है कि अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो उसमें एक एक्सीलरेशन आ जाएगा a। द रिलेशन बिटवीन F m a इज इक्वल टू F इक्वल टू m a। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिस साइड फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो इस साइड मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स उस पर एक फोर्स लग रहा है। मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है का मतलब नहीं हुआ, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, आपको इस साइड मूव करना है तो आपको उस पर एक ऑब्जेक्ट पे अपने हाथों से एक फोर्स F लगाना पड़ेगा, और वो F उसको एक एक्सीलरेशन A देगा, और एक्सीलरेशन A की वैल्यू डिपेंड करेगी उसके मास m पे, ठीक है। तो F इक्वल क्या आ जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा आपका m इंटू A। व्हाट इज द A इक्वल टू हो जाएगा आपका F बाई m, ठीक है। जिस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, ओके। तो न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, उसने कहा कि एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी v हो गया 0, और दूसरी बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो तब तक रेस्ट पर रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये रेस्ट पर कब तक रहेगी, ये रेस्ट पर तब तक रहेगी जब तक इस पर से कोई इस साइड से कोई एक फोर्स ना लगने लगे। तो जैसे ही फोर्स लगेगा उसमें एक एक्सीलरेशन ही आ जाएगा। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ उसमें एक स्पीड है और उसका एक डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एज वेल एज डायरेक्शन होगा। तो वो तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगना स्टार्ट ना हो। तो अगर आपने फोर्स F लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करके ऐसे जाने लगेगा, ऐसे इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से यूं जाने लगेगा। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ए बॉडी विल बी रिमेन्स इन रेस्ट और मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ओके, ठीक है। सेकेंड लॉ न्यूटन का कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है m जिसका मास है m और उस पर एक फोर्स F लगाया आपने, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, तो उसमें कह रहा है कि अगर आप एक ब्लॉक है जिसका मास है m, उस पर आपने एक फोर्स F लगाया तो उसमें जो एक्सीलरेशन A आ जाएगा, एक्सीलरेशन A आएगा, उसमें m और A और F में क्या रिलेशन होगा, दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू A, F इक्वल टू m इंटू A। तो अगर एक ब्लॉक है जिसपे आपने फोर्स F लगाया तो उसमें एक एक्सीलरेशन A आ रहा है, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, ma। तो इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अगर एक ब्लॉक है जिसपे आपने फोर्स F लगाया, अगर एक ब्लॉक है मास m का जिसपे आपने फोर्स F लगाया तो उसमें एक एक्सीलरेशन A आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू A, F इक्वल टू m इंटू A, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मास, एक्सीलरेशन एंड फोर्स। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, every action has equal and opposite reaction, that is third law. third law तो थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक पर्सन आया और वो उस पे पुश करने लगा, उसने उस पे एक फोर्स एफ लगाया, इस साइड। तो क्या हुआ, इस मैन को मैं मान लेता हूं ए और ब्लॉक को मैं मान लेता हूं बी। मैन को मैंने मान लिया ए, ब्लॉक को मैंने मान लिया बी, ठीक है। तो इसमें इसने फोर्स एफ लगाया, तो इस पे एक्सीलरेशन किधर आएगा, एक्सीलरेशन इधर आएगा, एक्सीलरेशन इस साइड आ जाएगा, एक्सीलरेशन इस साइड आ जाएगा। लेकिन अगर इस पर्सन ने उस पे एक फोर्स एफ लगाया है, तो एक्शन रिएक्शन ये कहता है कि अगर इस पर्सन ए ने ब्लॉक पे एक फोर्स एफ लगाया है, तो ब्लॉक भी उस पर्सन पर एक फोर्स अपोजिट लगाएगी, दैट इज कॉल्ड एफ, ठीक है। इक्वल अमाउंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर उसने, इस मैन ने उस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो वो ब्लॉक भी उस मैन पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां पे तक सबको, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब पॉइंट आता है कि अब यहां पे मैं साफ साफ कह रहा हूं कि तो फोर्स है, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा इस साइड F1, इस पे एक फोर्स इस साइड लगा, दैट इज द F2, और एक फोर्स इस साइड लगा F3, ठीक है। F1, F2, F3, तो व्हाट इज द F रिजल्टेंट? F रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3। एवरी फोर्स विल बी एड लाइक अ वेक्टर, ठीक है। सारे वेक्टर जुड़ जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो एफ रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे एक ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया, उसका मास है m, इस साइड से एक फोर्स लग रहा है, मैं मान लेता हूं 5 आई कैप, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 5 जे कैप। ये फोर्स हो गया F1 और ये फोर्स हो गया F2, ये फोर्स हो गया F1, दूसरा फोर्स हो गया F2, ठीक है। F1 हो गया और दूसरा फोर्स हो गया F2, ठीक है। तो व्हाट इज द F रिजल्टेंट? F रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। व्हाट इज द F रिजल्टेंट? F रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। लेट द मास ऑफ दिस पार्ट इज 3 kg, 3 kg। तो मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, F रिजल्टेंट बाई मास m, F रिजल्टेंट बाई मास m। तो ये हो जाएगा आपका 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप बाई 3। तो 5 कॉमन आ गया, तो 5/3 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ए, दिस इज द एक्सीलरेशन ए, 5/3 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। कंप्लीट नोटेड,
नोटेड बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, ओके। अब थर्ड लॉ को देखते हुए आप मेरे को बताइए जरा, एक ब्लॉक है और ये एक पर्सन है, ठीक है? ये एक पर्सन है, उसने उस पर एक फोर्स लगा रखा है, ओके? द फोर्स बाय द मैन ऑन द ब्लॉक, बाय द मैन ऑन द ब्लॉक इज द 10 आई कैप। इसने इस साइड 10 आई कैप का मतलब क्या हुआ? इसने इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, ठीक है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय द ब्लॉक ऑन द मैन? ये क्या हो? 10 न्यूटन का फोर्स मैन ने ब्लॉक पे लगाया है, तो ब्लॉक ने मैन पे कितना फोर्स लगाया मेरे को बताइए जरा? 10 Newton. 10 न्यूटन। डायरेक्शन Opposite. अपोजिट, ठीक है? तो ऑफकोर्स मैं यहां पे लिखूंगा द फोर्स अप्लाई बाय द ब्लॉक ऑन द मैन इक्वल टू -10 आई कैप न्यूटन। सही लिखा है क्या बेटा? सर ऊपर भी वो लिखा है। नहीं बेटा, ऊपर लिखा हुआ है 10 न्यूटन लिखा है ना, और वो किस साइड है? दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द ब्लॉक एंड दैट इज अ 10 आई कैप। तो 10 आई कैप किस साइड? इस साइड क्या? 10 आई कैप, बोलो बेटा, बोलिए। 10 आई कैप का मतलब क्या हुआ? उसने इस साइड उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब एक्शन रिएक्शन से क्या हो रहा है? उस ब्लॉक ने उस मैन पे इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा? अब मैन ने तो इस पे इस साइड लगाया, लेकिन ब्लॉक इस पे इस साइड लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा? -10 आई कैप न्यूटन होगा ना बेटा? वही तो लिखा मैंने, ये देखो, ठीक है? तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखो, हम बोलने को तो बोल देते हैं कि एक्शन रिएक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, यानी ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया, बी भी उतने पे उतना फोर्स लगाएगा, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। उतना क्या है? सही सेंटेंस क्या होना चाहिए कि ए ने बी पे जो फोर्स लगाया है, बी भी ए के इक्वल एंड अपोजिट उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो इक्वल एंड अपोजिट उतना फोर्स लगाएगा मतलब ए ने अगर मान लो एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो बी ए पर माइनस एक्स यानी एक्स अमाउंट का माइनस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस? फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं बता सकते हो? हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हुआ? अगर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक ये रखा हुआ है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है? सेंटर के बीच में डिस्टेंस है r, तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के बीच में एक फोर्स लगेगा, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो इस साइड से होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 पर इस साइड फोर्स लगाएगा F, और 2 1 पे इस साइड फोर्स लगाएगा F, सेफ। तो जो फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होगा ना, वो क्या होगा? वो होगा F इक्वल टू प्रपोर्शन टू होता है बेटा, वो G प्रपोर्शन टू होता है, दैट इज इक्वल टू होता है, प्रपोर्शन टू होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास m1 इंटू m2, m1 इंटू n2। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शन टू m1 m2, F प्रोपोर्शन टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू होगा 1/r²। दोनों को यहां पर आपने एक साथ ले लिया, तो F प्रोपोर्शन टू m1 m2 बाई r², m1 m2 बाई r², ठीक है? ठीक है, अब यहां पर जब इसको इक्वल साइन लाते हैं, तो हो जाता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, G इज द
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। m1 m2 इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस। सेंटर ऑफ मासेस, अभी ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, सेंटर ऑफ मासेस के बीच में बीच का डिस्टेंस है, लेकिन इसको सेंटर ऑफ मास के चैप्टर को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और याद रखना है, ग्रेविटेशन फोर्स बाय नेचर अट्रैक्शन फोर्स होता है, केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर की तरफ, और ये वाला ब्लॉक इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इस साइड। तो बाय नेचर दे आर अट्रैक्टिंग फोर्स, ओके ओके। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा ऐसा ही आपको फोर्स दिखेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में लगता है, दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा, दो चार्जेस के बीच में लगता है। वहां पे उन चार्ज के मासेस क्या है, ये इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, ठीक है। और उन चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द आर। Q1 है, दूसरा Q2 है, और उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द आर। तो जो फोर्स है, F इज प्रोपोर्शन टू Q1 इंटू Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर। F is proportion to Q1 into Q2 and F is inversely proportion to 1 by R square, ठीक है। पहले मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। ये कहां से आया, ये वैल्यू यूनिवर्स ने हमें दी है, नेचर ने हमें दी है। एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में, डजंट मैटर इनके मास क्या है, m1 m2 क्या है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिपेंड बस करेगा कि उनपे चार्जेस क्या है Q1 Q2। तो अगर चार्जेस की वजह से उनपे जो फोर्स लग रहा है, दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज द अट्रैक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। नेचर ऑफ द चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर गया, निगेटिव निगेटिव भी रिपल कर गया, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई। Sir, your voice is not coming. अभी आ रहा है क्या तनिष, अभी आ रही है क्या तनिष, कभी आई क्या? Yes sir. एक दूसरी मशीन मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर की है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। पता नहीं शायद अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, उसमें उसके मास का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जब वैल्यू इक्वल करते हैं तो वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके ओके। अब नेचर ऑफ द चार्ज क्या है,
नेचर ऑफ द फोर्स क्या है? अगर मान लीजिए कि दोनों चार्ज सेम साइन के हो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुए तो रिपल करेंगे, निगेटिव निगेटिव चार्ज हुए तब भी रिपल करेंगे। एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि, चलिए मानता हूं मैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो बाई नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा। ठीक है, अब किस फोर्स से रिपल करेगा? इसी अमाउंट ऑफ फोर्स से वो इसको इस साइड पुल करेगा। अब यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ आ जाता है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसने इस पे फोर्स लगाया उस साइड, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि सेम चार्ज ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ इस साइड, फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन लॉ। समझ में आया क्या? अप्लाई हो गया क्या वो लॉ? अप्लाई हो गया ये लॉ? बोलिए। Yes, sir. बोलिए। ये रिपल्सिव फोर्स है ना, दोनों सेम साइन के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का फोर्स लगेगा वहां पे। अब क्या हुआ, वो फोर्स F जो लगेगा वो क्या लगेगा? वो पॉजिटिव इस पे लगाएगा इस साइड, तो पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव ने Q2 पे लगाया जब इस साइड, तो फ्रॉम एक्शन रिएक्शन Q2 भी Q1 पे इस साइड ही वही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर चार्ज अपोजिट हुए तो अपोजिट में अट्रैक्शन वाला केस आ जाएगा, तो अपोजिट में अट्रैक्शन वाला केस आ गया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव चार्ज। तो अब कितना फोर्स होगा? इस पे चार्ज हो गया Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2, तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है। अट्रैक्शन का फोर्स का मतलब क्या हो गया कि Q1 ने Q2 पे लगाया इस साइड अट्रैक्शन फोर्स, और Q2 ने Q1 पे लगाया इस साइड अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन फोर्स है ना, तो यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अमाउंट ऑफ फोर्स से, देखो बेटा ऐसा कभी बेवकूफी मत कर देना कि सर ये फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है तो इस वाले ने इस पे फोर्स कितना लगाया होगा? F/2 लगा दिया होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, ये फोर्स उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। अगर आप इसको होल्ड कर लेंगे तो ये वाला चार्ज इस अमाउंट के फोर्स को इस डायरेक्शन में फील कर रहा होगा, और सिमिलरली अगर आप इसको होल्ड कर लेंगे तो ये चार्ज पे इतने अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो एक्शन रिएक्शन हो गया ना। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? देखोगा इस वाले चार्ज ने इस पर इस साइड फोर्स लगाया, तो ये वाला चार्ज इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा, तो इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया ना। ठीक है, तो थर्ड लॉ यहां पे आपका अप्लाई हो गया। तो ये अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, और दोनों के अंदर की तरफ लगेगा, यानी एक दूसरे को अटैक करेगा। अगर चार्ज आपके अपोजिट साइन के, अगर सेम साइन के हुए तो रिपल्सिव लगेगा, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर भी लगेगा और इतना अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर भी लगेगा। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया? अभी इन फोर्सेस के बारे में पढ़ा नहीं रहे, बस इन फोर्सेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है आपको। ठीक है, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल ये दे दिया, जिसमें आपको ग्रेविटेशन फोर्स बता दिया मैंने, इंट्रोडक्शनरी लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, बता दिया। ठीक है, तीसरा एक फोर्स आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कैसी दिखती है आपको बताइए? कुछ स्प्रिंग इस तरह से दिखेगी क्या? दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग। यही हुआ ना स्प्रिंग? बोलिए, बोलिए बेटा, यही होता है ना स्प्रिंग? गणेश? Yes, sir. स्प्रिंग ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो अभी अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस टाइम स्प्रिंग की जो लेंथ होगी L0, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जब स्प्रिंग ना तो स्प्रिंग ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, पेन की स्प्रिंग आपने निकाली और वैसे पड़ी हुई है, तो उसकी अपनी एक लेंथ है ना, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब मैंने तुमसे कहा कि इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, तो अगर आप पेन की स्प्रिंग को एक साइड से फोर्स लगा के कंप्रेस करने की कोशिश करोगे
तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं, वो बस स्लाइड हो जाएगा अपनी जगह से, स्लाइड हो जाएगा। तो लेकिन उसकी लेंथ जो एल नॉट पहले थी वही लेंथ एल नॉट अभी भी रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो आपको दूसरी साइड भी उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो आप स्प्रिंग को दो उंगलियों के बीच में कंप्रेस कर सकते हो। एक उंगली से अगर उसको दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो स्लाइड हो जाएगी, कंप्रेस नहीं होगी जब तक आप उसके दूसरे एंड को कहीं ना कहीं होल्ड मत करो। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसमें मैं बस आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। ये स्प्रिंग हुई, इसके एक कॉर्नर को आपने फिक्स कर लिया, इसके एक कॉर्नर ने आपने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब आपने इस पे फोर्स लगाया एफ नॉट, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, उस पे आपने फोर्स लगाया एफ नॉट। ठीक है, तो क्या होगा? ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी क्या? ये एल नॉट था, अभी ये एल नॉट प्राइम हो जाएगा, पहले ये एल नॉट था, अभी एल नॉट प्राइम हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्राइम, एक्स प्राइम। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? एक्स प्राइम। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है? जब आपने फोर्स एफ लगाया तो स्प्रिंग एक्स प्राइम लेंथ उसकी कम होगी, तो ये क्या हो गया? दैट इज द स्प्रिंग अंडर द कंप्रेशन। ये कंप्रेस हो गई ना स्प्रिंग। बोलिए बेटा, समझ में? स्प्रिंग को कंप्रेस करने का क्या मतलब हुआ? आपने उसको दोनों एंड से स्प्रिंग के अंदर की तरफ फोर्स लगाया तो वो कंप्रेशन में आ गई स्प्रिंग। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो उस केस में अब देखो क्या है, आपने एफ नॉट का फोर्स इस साइड लगाया, ठीक है, और स्प्रिंग अब बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। पेन की स्प्रिंग को दबाओगे, जब आप पेन की स्प्रिंग को दबाओगे तो क्या होगा? बाहर की तरफ फोर्स फील होगा ना, फोर्स आपको बाहर की तरफ फील होगा फोर्स। तो दैट फोर्स एफ इक्वल टू व्हाट? एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका के एक्स, के एक्स। ठीक है, तो जो फोर्स स्प्रिंग बाहर की तरफ लगा रहा है दैट इज द के एक्स। अब बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है क्या? ये उसकी नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ से निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है ना। और स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही है? स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इस साइड, इस साइड। तो व्हाट इज द एफ? एफ इक्वल टू के एक्स, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये आ गया। वेक्टर टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इस माइनस साइन को समझो, माइनस साइन को समझो। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। आपने तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, वॉइस टूट गई क्या बेटा? अभी है सर, बराबर। अभी आ गई? ओके, लगता है मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ इससे ना, रिसीवर से। तो एक मिनट, रिसीवर से मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो शायद अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स तो हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ द डायरेक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, एफ इक्वल टू माइनस के एस, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये हर स्प्रिंग का अपना अलग अलग होता है, जितना के ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग बल्की और स्ट्रांग होगी। जैसे रेलवे लाइन में जो ट्रैक पे लगी हुई स्प्रिंग होती है ना, उसमें सॉरी डब्बों के नीचे लगी स्प्रिंग होता है तो उसकी के ज्यादा होगी। बाइक में लगी हुई स्प्रिंग की जो के की वैल्यू होगी वो कम होगी, और पेन की स्प्रिंग की के की वैल्यू और भी ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो अब यहां पे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगर आपने एक फोर्स एफ इस साइड लगाया, फोर्स एफ इस साइड लगाया, ठीक है, फोर्स जब एफ इस साइड लगाया तो उसमें कंप्रेशन हो गया एक्स का, तो स्प्रिंग इस साइड फोर्स एस लगा रही है, एफ लगा रही है, तो मैं उसे बोल देता हूं एफ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या कितना हो जाएगा? एफ एस इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि
स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन उस साइड है, अब एक्स इस साइड है। अब आपने अगर इसको कोऑर्डिनेट मान लिया तो क्या हुआ, इसके उस साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसके इस साइड नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। अगर आपने इसको कोऑर्डिनेट मान लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये मेन पोजीशन होगी। तो अगर इस साइड जा रहा होता तो एक्स पॉजिटिव होता, लेकिन इस साइड आया तो एक्स नेगेटिव हो गया। तो अगर एक्स को आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और के साथ जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन दे देगी स्प्रिंग फोर्स का। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब स्प्रिंग कंप्रेशन में तो स्प्रिंग इस साइड फोर्स लगाएगी ना, एक्सटर्नल एजेंट ने उस पर उस साइड फोर्स लगा रखा है, वो बात दूसरी है। एक्सटर्नल एजेंट कौन हो गया, आप हो गए, आपने इस साइड फोर्स लगाया, वो बात दूसरी है। लेकिन स्प्रिंग ने इस साइड फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने इस साइड फोर्स लगाया, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एसएचएम वगैरह में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, तो ऐसा देखने में आया कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच में रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल फोर्सेस कब जनरेट होंगे, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट में रखे जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी, फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एकदम कांटेक्ट में रखे हैं ना। अभी अगर ये यहां पे रखा होता और ये यहां पे रखा होता तो अभी ये कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक है। अभी ये कांटेक्ट में नहीं थे, आपने एकदम बिल्कुल ऐसे स्लाइड करके सटा के यूं रख दिया, तो अब यहां पे एक कांटेक्ट में आ गए, तो यहां पे ये इसने एक नॉर्मल फोर्स एन जनरेट हो जाएगा। तो ये इस पे एन इस साइड लगाएगा और एक्शन रिएक्शन से ए बी पे एन के वैल्यू, एन का फोर्स उस साइड लगाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन मे बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं होता नॉर्मल फोर्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा, एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू नॉर्मल, जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपने यूं लगा के रखा तो वो या तो जीरो होगा कांटेक्ट फोर्स, या फिर जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगी निगेटिव कभी नहीं होगी, ओके, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कब देखने को मिलेगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में होंगे। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे टेबल हो गई एक, ठीक है, और ये हो गया यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल फोर्स किसके बीच में लगेगा, ये टेबल हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, एन ऊपर की तरफ और उतना ही एन नीचे की तरफ, ठीक है, एन ऊपर की तरफ और उतना ही एन नीचे की तरफ, ठीक है। इस एन की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर होती है। तो mg नीचे की तरफ हो गया और उतना ही एन ऊपर की तरफ हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इक्वल टू mg हो गया, एन इक्वल टू mg हो गया, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स कब दिखेगा आपको, जब दो ऑब्जेक्ट, तो कंडीशन लिख लीजिए, कांटेक्ट फोर्स ओनली विजिबल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, केवल और केवल जब दो ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में होंगे तभी वो कांटेक्ट फोर्स आपको दिखेगा, ओके। स्ट्रिंग फोर्सेस, स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ,
देखिए मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, मैं टाइप ऑफ फोर्सेस बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन फोर्सेस चैप्टर चालू नहीं हुआ, अभी आपके पास टाइप ऑफ फोर्सेस, इसमें से कुछ फोर्स अभी आप पढ़ोगे नेक्स्ट कमिंग डेज में और कुछ फोर्स पढ़ोगे आप बाद में। तो अगर मान लो एक स्ट्रिंग है, एक आदमी यहाँ पे है और वो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, दूसरा आदमी यहां पर है और वो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ठीक है, दोनों ऐसे ऐसे एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बंदा स्ट्रिंग पे, अब गौर करो बेटा, स्ट्रिंग पर आप अगर मान लो आप ये हो, ए हो, ठीक है, तो आप स्ट्रिंग को इस तरह से खींच रहे होगे ना, स्ट्रिंग को इस तरह से खींच रहे होगे, तो आपने स्ट्रिंग पे फोर्स किधर लगाया, इस साइड लगाया, आपने 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 स्ट्रिंग पे फोर्स किस साइड लगाया, इस साइड लगाया ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि स्ट्रिंग ने आप पर फोर्स किधर लगाया, तो अगर आप थोड़ा सा भी लूज हो तो स्ट्रिंग आपको खींच के ऐसे ले जाएगी, इसका मतलब स्ट्रिंग ने आप पर फोर्स अंदर की तरफ लगाया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये पॉइंट समझे? यस सर। ठीक है। Yes, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, आपने स्ट्रिंग पर फोर्स इस साइड लगाया है, ठीक है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन स्ट्रिंग ने आप पे फोर्स उस साइड लगाया, और फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन आप जितना फोर्स स्ट्रिंग पे लगा रहे होगे, स्ट्रिंग भी आप पे उतना फोर्स लगा रही होगी। सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है? यस सर। फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ आप स्ट्रिंग पे जितना फोर्स लगा रहे होगे, और स्ट्रिंग भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रही होगी। अब क्या हुआ, अब इसको अगर आप देख रहे हो तो क्या हुआ, यहां पर ये इस बंदे ने भी तो फोर्स स्ट्रिंग पे इधर लगाया है ना, इस बंदे ने भी तो इस स्ट्रिंग पे या इस रोप पे फोर्स इस साइड लगाया, और एक्शन रिएक्शन से रोप ने उस बंदे पे किस साइड फोर्स लगाया, इधर की तरफ लगाया, ठीक है। एफ एफ एक्शन रिएक्शन से, ये ड्रॉ करो बेटा, ये ड्रॉ करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन अगर आपने उस स्ट्रिंग पे फोर्स इस साइड लगाया तो स्ट्रिंग भी आप पे फोर्स इस साइड लगा रही है। एक्शन रिएक्शन से क्या हुआ, अगर आपने उस स्ट्रिंग पे फोर्स इधर लगाया तो स्ट्रिंग पे आप पे फोर्स इस साइड लगा रही होगी। तो अगर मैं केवल स्ट्रिंग को देख लूं या उस रोप को देख लूं, अगर मैं केवल उस स्ट्रिंग को या उस रोप को देखता हूं तो क्या देखने को मिलता है कि उस रोप ने उस पर्सन पे फोर्स किधर लगाया, अंदर की तरफ, और दूसरे वाले फोर्स पे किधर लगाया, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि स्ट्रिंग फोर्स या रोप फोर्स जो कि टेंशन का फोर्स है, अगर आपने इसको रॉड को, यानी रॉड कह रहा हूं, सॉरी, रोप को आपने इस तरह से खींच लिया तो उसमें टेंशन टी जनरेट हो गया, तो टेंशन टी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये एक बॉडी हो गई, इसको मैंने बॉडी कंसीडर कर लिया। तो टेंशन टी अप्लाइज, डायरेक्शन ऑफ टेंशन टी इज व्हाट, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये बॉडीज हो गई हैं, ये दोनों बॉडीज हो गई हैं, ये उनके बीच में स्ट्रिंग हो गई है और उसमें एक टेंशन है, तो वो टेंशन टी हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होंगी। और अगर ये फोर्स इस साइड टेंशन टी होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी इधर होगा, तो इस पे इस साइड टेंशन टी होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी इस साइड, ठीक है। तनिक समझ में आया? तनिष्क क्लियर है? तनिष्क, तनिष्क हो गए क्या? साक्षी, अरे तुम कब आए? समझ में आया क्या? yes, अच्छा, इतना लेट जवाब आ रहा है साक्षी? sir. There was some range problem in my room. संदेश है क्या वो? अगले हफ्ते से आइएगा आप लोग अपने साथ, ठीक है, जैसे अप्लाई अलाउ हो जाए आइएगा। तो टेंशन टी का क्या कंक्लूजन है? टेंशन टी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पे इस साइड लगेगा और इस पे इस साइड लगेगा, ठीक है, ठीक है। टेंशन टी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी।
ओके, न्यूक्लियर फोर्सेस, बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ही मिस्टीरियस फोर्सेस हैं। हम ह्यूमंस ने क्या किया है ना, हम ह्यूमंस ने ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया या फिर कैलकुलेट करने का तरीका सीख चुका है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस कुछ ऐसे मिस्टीरियस फोर्सेस हैं जिनको अभी तक हम उनके नेचर तो उनका पता चल चुका है, ठीक है, लेकिन वो कितने होते हैं, क्या अमाउंट होता है उस फोर्स का, उसको अभी तक हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। हो सकता है आगे चल के there is a range problem. Okay, 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 ठीक है। तो मैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बता रहा था। जैसे अभी आपने पढ़ा कि सेम अमाउंट यानी सेम सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये पढ़ा था क्या? बोलिए बेटा, ये पढ़ा था क्या? अभी मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Yes, sir. ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था कि सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। और वो फोर्स कैसे हुआ? एफ की वैल्यू हुई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. That is the Q1 and that is the Q2. Q1 Q2 by R square. तो ये जो फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखोगे तो क्या दिखता है? वहां पे बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। तो वहां पे तो बहुत सारे न्यूट्रॉन है ना, उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो इनको तो स्टेबल लेना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से रिपल करके इनको दूर चले जाना चाहिए। यहाँ पे देखने पे आया तब दो चार्जेस या पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा 6 फर्मी के आसपास होता है। लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ आपको, (10⁻15) मीटर से कम कर दिया जाता है। 10⁻15 मीटर, यानी इनका जो बीच का सेपरेशन है ना, बहुत कम कर दिया जा गया, 10⁻15 मीटर से भी कम कर दिया गया। तो इस टाइम एक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है जो कि सेम या अपोजिट साइड दोनों तरह के चार्जेस को वो अट्रैक्ट करने लगेगा और एकदम बांध के रखेगा, और ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत बड़ा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स तो बहुत ही छोटा फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इन सब से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कि सम टाइम इतना बड़ा हो जाता है कि आप इस न्यूक्लियस को तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, फर्दर इसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो वो फोर्सेस हो जाते हैं आपके न्यूक्लियर फोर्सेस। कितना सेपरेशन? 10⁻15 मीटर से कम का सेपरेशन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 10⁻15 मीटर से कम का सेपरेशन। अगर इससे कम सेपरेशन हो गया तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स सीन में आ जाता है, एंड दैट फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नोट कर लीजिए इसको अपने मन में, अपने अपने वर्ड्स में इसको नोट कर लीजिए। डिस्टेंस अमाउंट याद रखिएगा, 10⁻15 से कम, ठीक है।
10⁻⁻15 मीटर से अगर कम का सेपरेशन आ गया तो उनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हो जाता है एंड द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी हाई एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उसको अब तक कैलकुलेट करने को हम ह्यूमंस अभी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। अब आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन शो करता हूं और बताता हूं कि आपसे पूछता हूं कि अब कितने करके वो फोर्स हो सकते हैं। एससी वर्मा पेज नंबर 60 पर आ जाइए, पेज नंबर 60 पे आ जाइए। एक हाइड्रोजन एटम है, प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ बेटा? निगेटिव। ठीक है, ये दूसरा प्रोटॉन है और उसके सामने दूसरा एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। चार्ज कितना हुआ बेटा? निगेटिव, निगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताओ यहां पे कौन कौन से फोर्स पॉसिबल है और उनका नेचर क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा। कौन कौन से फोर्स पॉसिबल है, उनका नेचर क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा, और नंबर ऑफ फोर्सेस वो टोटल कितना होगा। नंबर ऑफ फोर्सेस टोटल वो कितना होंगे। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस वो कितने हैं। साक्षी, श्रीमय, तनिष्क, आंसर। कितने तरह के फोर्स होंगे, नंबर ऑफ फोर्स कितने होंगे। टू। हेलो, हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे और उनका नेचर क्या होगा। कितने होंगे नंबर ऑफ फोर्सेस? सर टू। टू ओनली। देखो बहुत ज्यादा है, टू नहीं है, बहुत ज्यादा है। देखो नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। अब इसका भी अपना एक मास होगा और इस प्रोटॉन का भी अपना एक मास होगा, इसका भी एक मास होगा me और उसका भी मास होगा me। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me हो गया और उसका मास ऑफ प्रोटॉन np हो गया। अब उस पर चार्ज भी हो गए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो फोर्स हो सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स किनके बीच में होता है? जिनके बीच में मासेस होंगे। तो सबसे पहले देखो, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लगेगा तो नंबर ऑफ फोर्स 1 हो गया। एक इनके बीच में लगेगा, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक इसके बीच में लगेगा, एक इसके बीच में लगेगा, एक इसके बीच में लगेगा, एक इसके बीच में लगेगा। कितने हो गए बेटा? 4 + 6। The total number of gravitation attraction force are 6. The total number of gravitation attraction force are 6. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जिन जिन पार्टिकल्स में मास होगा उनके बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना भाई। बोलिए Yes. बोलिए। ठीक है, डजंट मैटर मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। ठीक है, वो अलग बात है, उसका मास बहुत कम है, लेकिन टेक्निकली तो फोर्स लग रहा है ना उनके बीच। टेक्निकली वो फोर्स लग रहा है उनके बीच में। अब इनके बीच में भी लग रहा है। अब नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कितने हो गए? 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अगेन, दो निगेटिव चार्ज के बीच में आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में आपका अट्रैक्शन लगेगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव के बाद बीच में भी अट्रैक्शन लगेगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन लगेगा। ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन लगेगा।
ठीक है। अगेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equal to 6. So what is the total number of forces? 6 number of gravitational attraction force plus 6 number of electrostatic force. The number of total force is 12. 12 forces. ठीक है? The total number of force in this case is 12 Newton. ये आपका वर्कआउट एग्जाम्पल पे पेज नंबर 60 एसपीओरमा पे दे रखा है। ओके, तो अब आज आपका काम क्या है? आप सबके पास एसपीओरमा है, ठीक है। इस चैप्टर पे जाइएगा। कौन सा चैप्टर है ये? फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4। और उस पे एक बार, मात्र एक बार, केवल और केवल एक बार, पहली बार आप रीडिंग पूरी एक बार कर लेना आराम से बैठ के, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बाकी इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, और जो डाउट हो वो मुझसे पूछना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ओनली 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। तो क्या करना है बेटा आज आपको एक बार रीडिंग करनी है, थ्योरी की, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। और अभी आप तैयारी करने लगी सेंटर पे आने की। जैसे ही और अच्छा सा परमिशन होती है आप तुरंत आ जाइए, और अगले हफ्ते से मोस्ट प्रॉब्ली क्लास 2.5 आवर की होगी। नेक्स्ट वीक से क्लास इज 2.5 आवर, डेली 2.5 आवर की एक क्लास होगी एक सब्जेक्ट। ओके ओके, चलिए बाय बेटा। Yes, sir. Bye, sir. बाय।